हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज के डेली जीके क्विज का पार्ट नंबर 9 है दोस्तों। तो जिसने बाकी पार्ट नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, वो भी जाइए प्लेलिस्ट में। वहाँ पर आपको अलग अलग सेक्शन मिलेंगे, डीएलएड मैथ, डीएलएड रीजनिंग, डीएलएड जीके, है ना। तो वहाँ से आप देख सकते हैं सारी वीडियोज़ को, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कीजिए। आप सभी जानते हैं हम डेली जो अल्टरनेट डे में अलग अलग सब्जेक्ट लेके आते हैं। तो आज जो हम यहाँ पे जियोग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के कुछ कमेंट थे, वो मैं लेके आया हूँ। गैरोलॉजी का कमेंट है कि सर आप फुल मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवा दीजिए। तो मैं आपको बता दूँ कि जो अभी ये हैं आगे करेंगे, अभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी मैं जो करवा रहा हूँ दोस्तों, वो है मैं एक सिलेबस के तरीके से, ऐसे नहीं कि आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कहीं से भी उठा के ला रहा हूँ, नहीं। मैं एक सीक्वेंस से चल रहा हूँ। जैसे मैंने हिस्ट्री में आपको देखा होगा, अपने पहली वीडियो को देखना, दूसरे में क्या क्या डिफरेंट है, वो सीक्वेंस से चल रहे हैं। मैंने आपको बुद्धिज्म लेके आया था, उसके बाद में दिल्ली सल्तनत लेके आया हूँ, ऐसे चल रहे हैं। ऐसे करके जो आप क्वेश्चन क्वेश्चन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री कंप्लीट, ऐसे में जियोग्राफी कंप्लीट, ऐसे में जो है पॉलिटी कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको सारे क्वेश्चन आपको जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे तो इन्हीं में से आपको मिलेगा, है ना। क्योंकि पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको मॉक देने में भी अच्छा लगेगा, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे आपको बता दूँ, जब भी आपका एग्ज़ाम की डेट आएगी ना, तो डेट के बाद आपको एग्ज़ाम के लिए कम से कम 20 से 25 दिन मिलेंगे मिलेंगे। तो उन 20-25 दिन में हम सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही करेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। इसके अलावा मैं रीजनिंग की क्लास भी कंटिन्यू करने वाला हूँ कल या परसों से, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम साथ साथ में जीके के साथ अपना रीजनिंग पे आ जाएंगे, फिर मैथ में, और फिर लास्ट में हम टीचिंग एप्टीट्यूड पे चले जाएंगे। ठीक है, चलो। इसके अलावा क्वेश्चन था आयशा अंसारी जी का कि सर आप ज़्यादा क्वेश्चन की वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, 10 क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि 10 क्वेश्चन का मेरा जो टारगेट रहता था वो ये रहता कि 10 कम क्वेश्चन होंगे ना तो ज़्यादा, वो सारे सारे आपको याद रहेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो याद नहीं रहते हैं। तो मैं ये जो, ऐसे तो है नहीं कि मैं कहीं से भी उठा के क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ, नहीं। ये क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जो किसी ने इनकी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस होती है। तो वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन क्वेश्चन के साथ मैं एडिशनल जानकारी भी देता हूँ, तो वो क्वेश्चन लगभग 20 से 25 हो ही जाते हैं, है ना। तो इसलिए मेरा टारगेट रहता है कि आप सारे से सारा याद हो जाए, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन लाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैंने आपकी बात को दिमाग में रखा है, तो मैं आज लेके आया हूँ। आज क्वेश्चन आपको 10 से ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगना चाहिए, वो चीज़ आपकी ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। बस आप कंटिन्यूटी रखिए, अपनी पढ़ाई को और अच्छा करें और अपना यहाँ से सिलेक्शन लेके जाए, यही मैं चाहता हूँ, ठीक है। चलो मूव करते हैं मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो आज का मोटिवेशनल कोट है दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप कुछ नया आजमाने को तैयार हैं, ठीक है। देखो, कंफर्ट जोन का मतलब यहाँ पे ये है, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है ना, हम उसी में घुसे रहते हैं। हम 24 घंटे फ़ोन में लगे हैं, टिकटॉक, व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक और पबजी, वट एवर गेम वगैरह, है ना। तो इन सारे में बहुत अपने आप को बहुत बिजी रखा है, और हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, उसी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पढ़ाई का अगर हमने 1 घंटा पढ़ लिया तो ऐसा लगता है हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, है ना। तो वो हमारा जोन है ना, वो हमें बड़ा दिक्कत वाला लगता है, जिसमें हमें पढ़ाई करनी पड़े, ऐसे वाला। तो जो ये कंफर्ट जोन हमें वो बहुत अच्छा लगता है ना। तो उससे हमें बाहर निकलना ही होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे, है ना। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकले और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करें, यही मैं बोलूँ। बाकी आप सभी समझदार हुई, ठीक है। मूव करते हैं, आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुर मात्रा है। अगर आपने पिछली वीडियोज़ को देखा तो आप इसका आंसर आराम से बता सकते हो। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। चलो, पृथ्वी की किस भाग में निकल और लोहे की प्रचुर मात्रा है। तो पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ। तो ये हमारे पृथ्वी का पार्ट है, नीचे का हिस्सा है, ठीक है। ये पृथ्वी है, इसको मैंने काट के निकाला है यहाँ से, ठीक है। तो ये है इस तरीके से। तो सबसे जो ऊपर होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद का जो दूसरा इसका, उसको बोलते हैं मेंटल, ठीक है, मेंटल। और तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं क्या, कोर। ये तीनों आपको याद रखना है, 3 भाग होते हैं हमारे पृथ्वी के जो नीचे है, ठीक है। 3 परतों में बंटी है, ऐसे समझ सकते हैं। क्रस्ट सबसे ऊपर है, मेंटल बीच में, और सबसे नीचे क्या है, कोर है, ठीक है। तो जो ऊपर है क्रस्ट में, इसमें क्या क्या होते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है सियाल। आपको याद रखना है, सियाल को SIA और L से डिनोट कर दिया, इसको सियाल बोलते हैं। मेंटल में क्या क्या चीज़ है, इसमें सीमा, आपको याद रखना है, सीक्वेंस से ही लिखा है मैंने, ठीक है। सीमा, SIMA, ठीक है। और जो ये कोर में है, इसमें दोस्तों NIFE, इसको पढ़ते हैं हम निफे, ठीक है। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है सियाल में SI का मतलब है सिलिकन, AL का मतलब है एल्यूमिनियम। वैसे इसमें सिलिकन, और इसमें MA का मैग्नीशियम, NI का निकेल, और FE का मतलब है लोहा या आयरन, ठीक है।
तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहा है, तो निकल और लोहा किस भाग में है दोस्तों, कोर, जिसको हम क्या बोलते हैं, निफे। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, मेंटल से पूछा जा सकता है, क्रस्ट में क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश में जो है अमेजन नदी बहती है, आपको ये बताना है। ठीक है, अमेजन नदी किस देश से होकर निकलती है आपको बताना है। चलो, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ है, तो ब्राज़ील आपको पता होगा साउथ अमेरिका में है। ठीक है, अमेजन जो नदी है साउथ अमेरिका में है, ब्राज़ील है। अमेजन नदी सबसे ज़्यादा, विश्व की सबसे ज़्यादा पानी ले जाने वाली जो नदी है वो कौन सी है, अमेजन नदी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको बताना है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो हो जाएगी कौन सी, वोल्गा, आपको याद रखना है। ठीक है, वोल्गा। और अगर मैंने पूछा एशिया की बताओ, तो एशिया की आप सभी को पता है क्या है, यांग टीसी नदी क्या है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और यूरोप की कौन सी होगी, वोल्गा। यांग टीसी कहाँ है, चाइना में है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्लीय वर्षा क्या है जिससे वनस्पति नष्ट हो जाती है, आपको बताना है। ठीक है, जो अम्लीय वर्षा है क्या और जिससे वनस्पति नष्ट हो जाती है, तो वो क्या होती है वो आपको बताना है। ठीक है, नाइट्रेट, ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताइए और आप कमेंट करके बताइए, और लास्ट में दोस्तों आपने अपने पूरे मार्क्स बताने आपके कितने सही आए। ठीक है, चलो, तो ये होता है क्या दोस्तों, अगर मैं इसको बता दूं, ये होता है H2SO4। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, H2 ये सल्फ्यूरिक ट्राईऑक्साइड जो है ये H2O से क्रिया करके पानी से, ठीक है, H2SO4 बनाता है। ठीक है, SO4 बनाता है। ठीक है, वैसे ही एक साइड से NO2 भी जो है H2 से क्रिया करके HNO3 बनाता है। और ये सब क्या है, बादल में जाके, है ना, बादलों से जाके हैं क्रिया करके जो पानी निकलता है इससे, बरसात का पानी उसमें मिल जाता है, और जो हमारे ये वनस्पति होती हैं, पेड़ पौधे, ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल आपको यहाँ से याद रखना है अम्लीय वर्षा के लिए। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडलीय दाब क्या होने लगे। हम कैसे बता सकते हैं कि तूफान आने वाला है भाई, तो कैसे पता चलेगा, जब वायुमंडल का दाब क्या होगा, अचानक बढ़ने लगे या अचानक कम होने लगे, ये धीरे धीरे बढ़ने लगे या धीरे धीरे कम होने लगे, कैसे हमें पता चलेगा। ठीक है, तो हम पता कर सकते हैं किससे, अगर अचानक से कम हो जाए हमारा जो वायुमंडलीय दाब है ना, एकदम से कम हो जाए, तो हम बता सकते हैं कि तूफान आने के चांसेस है, तूफान आने वाला है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैटा थर्मोमीटर, एनीमोमीटर, स्लिंग साइक्रोमीटर और डॉक्टरी थर्मामीटर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्लिंग साइक्रोमीटर हो जाएगा। इसी को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को ही बोलते हैं क्या, हाइग्रोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हाइग्रोमीटर बोले या स्लिंग साइक्रोमीटर बोले, एक ही है। क्लियर है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशालतम महासागर कौन सा है, मतलब विशालतम लार्जेस्ट महासागर आपको बताना कौन सा है, अटलांटिक, हिंद, अंटार्कटिका या प्रशांत महासागर। लार्जेस्ट महासागर, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने बता दिया होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रशांत महासागर, इसका सही आंसर हो जाएगा। पैसिफिक ओशियन बीच इसको बोलते हैं। ठीक है, पैसिफिक प्रशांत महासागर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है आपको बताना, मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। दोस्तों डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो जल्दी से बताइए, मैक्सिको की खाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस में, अगर हमें पूछा जाए साइज़ में, साइज़ यानी कि आकार में बताना है, तो हमारा मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर वाटर में बोला जाए, पानी में, तो बंगाल की खाड़ी। ठीक है, वाटर की उससे देखा जाए तो कौन सी है, बंगाल की खाड़ी, आपको याद रखना है। ठीक है,
अगर डायरेक्ट अंदर डीप जाके पूछें कि पानी की उसमें बताना है सबसे ज़्यादा, है ना, कौन सी खाड़ी में है, तो आपको बंगाल की खाड़ी बताना है। पर अगर ऐसी पूछा जाए सबसे बड़ी, तो आपको मैक्सिको की खाड़ी याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच या खाई कहाँ स्थित है? मारियाना ट्रेंच भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, मारियाना ट्रेंच या मारियाना खाई कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व की सबसे गहरी, हिंद महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक या प्रशांत महासागर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो वो हो जाएगा मारियाना ट्रेंच भी आपको प्रशांत महासागर याद रखना है, ठीक है। मारियाना ट्रेंच भी प्रशांत महासागर में। अगर आपसे पूछा जाए सुंडा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच भी मैंने एक एग्जाम में कहीं पूछा हुआ देखा था क्वेश्चन, ठीक है। सुंडा ट्रेंच जो आपको याद रखना है हिंद महासागर, ठीक है। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? हिंद महासागर में। चलो अच्छा, थोड़ा ये ट्रेंच या खाई अगर थोड़ा समझा दूं दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है, हमारी पृथ्वी के नीचे ना कुछ प्लेटें होती है, ठीक है। 7 बड़ी बड़ी प्लेटें होती है और 22 जो है छोटी प्लेटें हैं, ठीक है, बहुत सारी। तो ये हमारी प्लेटें जो नीचे होती है दोस्तों पृथ्वी के नीचे, वो जो है जो फिसलती रहती है, खिसकती रहती है, आपस में टकराती है, कभी ये होती है, ठीक है। तो जब वो टकराई, ठीक है, तो टकराने से जब दोनों टकराएंगे आपस में ये, तो या तो ऊपर के लिए उठेंगी, जब ये ऊपर उठेंगे तो पर्वत बनेगा, ठीक है। तो ये पर्वत बने हमारे हिमालय पर्वत है, ये भी एक जो एशियाटिक प्लेट से है, ठीक है। और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से, यूरेशिया और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से बना हमारे हिमालय पर्वत, डीप से अगर पढ़ेंगे आप उसको, ठीक है। तो ये ऐसे टकराएंगे तो ऊपर तो ये पहाड़ बनाएंगे, बट अगर ये नीचे दोनों नीचे की तरफ खिसकेंगे तो ये क्या बनाएंगे? एक खाई सी बनाएंगे यहाँ। तो उसी को ही बोलता है दोस्तों खाई, है ना। ये खाई की बात जो हो रही है वो यही वाली है ना, ट्रेंच की बात हो रही है। तो वो कौन सा? प्रशांत महासागर, आपको पता हो गया, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सागर कौन सा है जो भूमध्य है, लैंड लॉक्ड, मतलब ऐसा कौन सा सागर है जो मतलब चारों तरफ से ना भूमि से घिरा हुआ है ना, वो आपको बताना है। भूमध्य है, ठीक है। तो इसका जल्दी से आंसर बताइए। लाल महासागर, तिमोर, उत्तरी या अरल सागर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो अरल सागर आपको याद रखना है, ठीक है। अरल सागर जो है 2 देशों से घिरा हुआ, किससे? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से घिरा हुआ है ये अरल सागर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? आज आप देख रहे हो ये महासागर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, ठीक है। चलो सरगासो समुद्र किस महासागर से स्थित है? जल्दी से बताइए। सरगासो समुद्र की बात हो रही, कहाँ है स्थित है? तो ये आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, ये आपको अटलांटिक महासागर आपको याद रखना है इसका आंसर, ठीक है, अटलांटिक महासागर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? सभी जानते हैं कन्याकुमारी कहाँ है, लीजिए उसको। अगर हमें कोलंबो जाना है, कोलंबो कहाँ है पता है सभी को? श्रीलंका में है ना। वहाँ अगर जाना है तो हमें क्या पार करके जाना पड़ेगा? पाक जल डमरू, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या कुक जल डमरू? तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो ये रहा हमारा इंडिया, प्यारा भारत, ठीक है। इसके नीचे ये रहा आपका श्रीलंका, ठीक है। और ये हमारा श्रीलंका है दोस्तों। इसी में जो है यहाँ पे, जो यहाँ पे दोस्तों वो है क्या? कोलंबो, ठीक है। कोलंबो वहाँ की एक बड़ा शहर है, सिटी है, ठीक है। कोलंबो यहाँ पे है। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे बात करें तो ये हमारा तमिलनाडु है दोस्तों, हमारा क्या है? तमिलनाडु है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये जो कोलंबो है इसी के बगल में क्या है? आपने सुना होगा श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जयवर्धनेपुरम कोटे इसकी राजधानी है, ठीक है। अब जो है यहाँ से जो है ये यहाँ पे एक पुल है दोस्तों, इसका नाम क्या है? एडम्स ब्रिज। एक ब्रिज है एडम्स ब्रिज, आपको याद रखना है। क्या है इसका नाम? एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अब जो है इस ब्रिज से जो इधर का पार्ट, इधर साइड, इधर का जो साइड है दोस्तों वो है पाक की खाड़ी। ध्यान से सुन लो, इधर क्या है? पाक की खाड़ी है। और इधर जो है वो क्या है? नीचे वो है आपकी मन्नार की खाड़ी। समझ गए बात को? किससे? एडम ब्रिज के जो इधर है वो है पाक की खाड़ी, और जो इधर है वो मन्नार की खाड़ी। अब आप खुद देख सकते हो, आपको आना कहाँ है? कोलंबो, इधर आना है, ठीक है। और यहाँ है कन्याकुमारी लास्ट में। तो आप कहाँ से होके आओगे? यहीं से तो आओगे। तो किससे होके आ रहे हो आप? मन्नार की खाड़ी से आ रहे हो।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको याद रख लें। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? एशियन टाइगर किन 4 देशों को कहा जाता है, बताइए दोस्तों। ये 4 देश आपको चुनने हैं जो कि एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। ये इकोनॉमिकल ग्रोइंग कंट्रीज है दोस्तों, है ना, इकोनॉमिकली इनको ग्रो करने वाली कंट्री है ये 4, इसलिए इनको एशियन टाइगर कहा जाता है। तो वो कौन कौन सी 4 कंट्री हैं, तो वो हमारे सामने हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हांगकांग, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया और ताइवान, ये आपको याद रखना, इनको एशियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र का पता हमें कब चला? आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो हमारी धरती है, ठीक है, ये हमारी क्या है, धरती है। ठीक है, धरती के ऊपर हमारे 5 लेयर हैं। पहले जो मंडल है कौन सा है, क्षोभ मंडल है। उसके बाद आप पता है आपको समताप मंडल है। ठीक है, इसी मंडल में जो है दोस्तों एक पतली परत भी है, ये इस लेयर को क्या है, O3 यानी कि ओजोन लेयर है ये वाली। ठीक, इसी पे ही है, ये समताप मंडल पे ही है ना, ये वाली। उसके बाद आपका मध्य मंडल आता है, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल आता है। ठीक है, तो हमारा काम यहीं पे अभी जो ये समताप मंडल में ही आपका क्या है, ओजोन लेयर है। ठीक है, तो इसी ओजोन लेयर की बात हो रही है। तो इसका इस पर एक छेद है, ये छेद का जो है ये अंटार्कटिका के ऊपर है। ठीक है, तो बस हमें यही बताना है इसका पता हमें कब चला। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हमें याद रखना है 1985, 1985 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो इसके अलावा एक चीज़ और भी, जो छिद्र को नापने की जो यूनिट है वो क्या है आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। डॉप्सन आपको याद रखना है, क्या, डॉप्सन। ठीक है, चलो डॉप्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो मूव करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है, आपको बताना है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव होने का कारण आपको बताना है, जब पृथ्वी का क्या हो, टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव होने का कारण है पृथ्वी का टेम्परेचर में वृद्धि होना। ठीक है, चलो तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ होगा आपको आज अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन भी मैंने बढ़ाए हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे के सारे। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप करें, एक बार फिर से देखें वीडियो को, आपको 2 बार देखेंगे 3 बार देखेंगे आपको सारे याद हो जाएंगे यहीं पे ही। ठीक है, तो चलो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे होगा। तो अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, तो शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, जो DLED की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के पास ही चला जाए। ठीक है, तो ये हमारा 9th पार्ट है। कल से मैं कोशिश करूँगा दोस्तों रीजनिंग की क्लास भी कंटिन्यू करूँ आपके लिए, कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन डेली लेके आऊँगा, तो आपका रीजनिंग में प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, है ना। तो इसके लिए कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, कीप शेयरिंग। ओके, थैंक यू।